हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पर हम 100 से भी अधिक ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि पूर्व में यूपी SSSC द्वारा जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100 से अधिक क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सरकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? इसमें ऑप्शन है आपका, ए प्लेटो ने, बी है अरस्तू ने, सी है विलोबी ने और डी है गार्नर ने। तो इसका उत्तर बी सही होगा, अरस्तू ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 2 कि किस देश में संसदात्मक सरकार नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है भारत में, बी है ब्राज़ील में, सी है ऑप्शन ब्रिटेन में और डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्राज़ील में संसदात्मक सरकार नहीं पाई जाती है। इससे बात एक और हो जाता है कि भारत में और ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों में संसदात्मक सरकार पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी सरकार है? एकात्मक सरकार, तानाशाही, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अध्यक्षात्मक सरकार है वहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में कौन सी शासन प्रणाली लागू है? कुलीन तंत्र, संसदात्मक, एकात्मक और अध्यक्षात्मक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली लागू है। इसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, संसदात्मक शासन में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और डी है आपका राज्यसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संसदात्मक शासन की वास्तविक सत्ता होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद और भाषावाद, शिक्षावाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शिक्षा। तो शिक्षा ही लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संघात्मक सरकार के लिए आवश्यक क्या है? लचीला संविधान होना चाहिए, अलिखित संविधान, लिखित तथा कठोर संविधान और लिखित संविधान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिखित तथा कठोर संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरकार के लोकतंत्री स्वरूप पर बल दिया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है गार्नर ने, बी अब्राहम लिंकन, डी डायसी और सी है वर्क ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, गार्नर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? ये है आपका इसमें व्यवस्थापिका, बी है समुदाय, सी है न्यायपालिका और डी है कार्यपालिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समुदाय। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, कुछ सदस्यों द्वारा मनोनीत करके या बहुमत दल का नेता होने पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? पहला है संवैधानिक राजतंत्र, बी है वंशानुगत, सी है लोकतांत्रिक राजतंत्र और डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है या कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, सफरेज का अर्थ क्या है? तो सफरेज का अर्थ है सररूरोस, ऑप्शन ए था, और ऑप्शन बी है सफ़ेद पोश, ऑप्शन सी है वोट देने का अधिकार और ऑप्शन डी है काम पाने का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोट देने का अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धरातली प्रजातंत्र के लिए कौन सी संस्था आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है आपका लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है ग्राम पंचायत और डी है मंत्रिमंडल। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ग्राम पंचायत। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, किस विद्वान ने स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय व्यवस्था का एक भाग मात्र माना है? ऑप्शन ए है जी हैरिस, टी है जी.डी. एचकोल, सी है लास्की और डी है फाइनर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जी.डी. एचकोल। जी.डी. एचकोल जो हैं स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय व्यवस्था का एक भाग मात्र माने हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न है, स्थानीय संस्थाओं के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है संसद द्वारा, बी है मुख्यमंत्रियों द्वारा, सी है संवैधानिक संस्थाओं द्वारा और डी है स्थानीय जनता द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संसद द्वारा स्थानीय संस्थाओं के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर नहीं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 17, भारत में शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए निगम, बी है नगरपालिका, सी है क्षेत्र समिति और डी है नगर क्षेत्र समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षेत्र समिति से।
अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। यह किसने कहा था? तो डी टॉकविले ने, बी है ऑप्शन लॉस्की ने, और ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्राइस ने, और डी है ऑप्शन विल्सन ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा आपका, लॉर्ड ब्राइस ने। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न 19वां है। इसमें है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मनिरपेक्षता। अगले प्रश्न और 20वां प्रश्न है आपका कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए औपनिवेशीकरण, बी है पुनर्जागरण, सी है महासंघ और डी है व्यापारिक। और इसका उत्तर होगा पहला, औपनिवेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या किया गया? छुआछूत को समाप्त किया गया। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। यह अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कि कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 17। अभी ऊपर आपने देखा है ऐसे प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत है एक, क्या है भारत? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। अगले प्रश्न को देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या अर्थ है? तो जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण किया जाए, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना और राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि संचार माध्यम के ऐसे रूप जिनकी पहुंच लोगों तक है उसे कहते हैं मीडिया, मॉस मीडिया, पत्राचार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मॉस मीडिया, जिसका पहुंच लाखों लोगों तक है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास में सेंसरशिप लगाई गई थी कब? 1971-72 में, 1975-77 में, 1978-80 में या 1984-86 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा, 1975 और 77 में सेंसरशिप लगाई गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सामाजिक न्याय ही समाज का अर्थ है समाजवाद का। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 28वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोक कल्याण जो है संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसमें ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, बी है 10वीं अनुसूची, सी है 11वीं अनुसूची और डी है 12वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10वीं अनुसूची को 1992 संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी है 10वीं, सी है 11वीं और डी है 12वीं। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो प्रस्तावना में ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रस्तावना में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? तो प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 32वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान का स्रोत, बी है ऑप्शन शासन के ध्येयों का विवरण, ऑप्शन सी है संविधान के लागू करने की तिथि और ऑप्शन डी है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अधिमार्पित करने की तिथि। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, संविधान को लागू करने की तिथि जो है प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 33वां प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 143। तो ऑप्शन नंबर ए डी सही होगा, इसमें अनुच्छेद 143 इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन
ए तृतीय भाग में, ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में और ऑप्शन सी द्वितीय भाग में। ऑप्शन डी क्या होगा, नवम भाग में। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर प्रश्न 35वां, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, भाग 2 में या भाग 3 में, भाग 5 में या भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बी सही होगा, भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है या मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्व या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रस्तावना। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37वां है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का और या ऑप्शन डी फ्रांस का। तो ऑप्शन बी अमेरिका का अनुसरण किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38वां, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रिटेन। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, 15, 20, 22 या 28। तो 22 भाषाएं जो है संविधान द्वारा स्वीकृत की गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा के प्रधान कौन थे। तो वी आर अम्बेडकर, वी एन राव, जे एल नेहरू और वी पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न 41वां है कि अनुच्छेद 370 संबंधित है। अनुच्छेद 370 संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, झारखंड से या जम्मू कश्मीर से या तमिलनाडु से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जम्मू एवं कश्मीर से 370 संबंधित है, जो कि 370 धारा हटा भी दी गई है। इसके बाद आते हैं 42वें क्वेश्चन नंबर 42वां है, संपत्ति का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, वैधानिक है या इसको कानूनी अधिकार कह सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 43वां, भारतीय संविधान में 44वें संविधान या संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 है। सीधे सीधे इसका उत्तर देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 44वां, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 जनवरी 1930 को। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा है 11 और तीसरा क्या है 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 45वां, भारतीय संविधान लागू किया गया कब। 15 अगस्त 47 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1947 को या 26 जनवरी 1949 को। तो लागू करने की बात या अंगीकृत करने की बात हो तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आप 46वां प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। तो धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है। और धार्मिकता, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 48वें प्रश्न में क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2005 में क्या किया गया कि महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 49वां, भारतीय संविधान के अनुसार लड़की या लड़के की आयु विवाह के समय क्या होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18 वर्ष और 21 वर्ष। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 50वां प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 21A। कौन सा 21A। अगले प्रश्न को देखते हैं। 52वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न भाग कहा गया है। तो इसमें है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है ये संसद का अभिन्न अंग माना गया है। इसके बाद देखेंगे हम भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 54 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर इसमें 2 होगा। 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद आते हैं, ये प्रश्न 55 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, ए व बी दोनों को। तो इसमें केवल ऑप्शन होगा लोकसभा। लोकसभा या जनता का सभा या इसी को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 56, संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, ए व बी दोनों। तो लोकसभा मतलब लोकप्रिय सदन। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 57। प्रश्न 57 है कि संसद का अस्थायी सदन है कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा, ए व बी दोनों। तो राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है। इसके बाद है कि भारतीय संसद बनती है किससे बनती है, किनके मिलने से बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। इन तीनों के सम्मिलित रूप को संसद भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न 59, वर्ष 1986 से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो 25। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 60वां। 60वें प्रश्न में है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय। तो संसद के पास है ये शक्ति। ये चाहे तो संसद में बिल ला करके और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 61, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न 63 है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात, सिक्किम उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं 64वां, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है और वकीलों की भी संख्या यहाँ पे अधिक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 65, भारत के उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? तो सिक्किम उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। 66 प्रश्न 66 क्या है? बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इस उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा 62। आप देखेंगे आप यहाँ पर 1862 यही आंसर होगा आपका सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 67, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? तो बम्बई उच्च न्यायालय के सबसे सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 68, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली जो है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, बाकी और किसी के पास नहीं है संघ शासित राज्यों के पास। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो मणिपुर का उच्च न्यायालय नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं 70वां, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर या पुलिस हकीकात के आधार पर? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सबूतों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 3 या 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 मनोनीत हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा कब से शुरू होता है? तो प्रश्नकाल से शुरू होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, डी है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संसद। अभी आपने ऊपर जो प्रश्न पढ़ा है कि लोकसभा में कितने मनोनीत हो सकते हैं, 2 सदस्यों को अब मनोनयन खत्म कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति या संसद? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, भारत के राष्ट्रपति जो हैं राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को भी पता होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 76वां, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, कैसे? प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या संसद द्वारा? तो संसद द्वारा ही राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, जो कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 78, वर्तमान लोकसभा है कौन सी? 15वीं। ये प्रश्न जब पूछा गया था उस हिसाब से दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। 79 की जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुलजारी लाल नंदा ने नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 80 है, आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है किसके पास? तो संचित निधि में जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 81 प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसमें, राजस्थान। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संविधान की शर्तों के अनुसार अर्थ सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। इसके बाद है प्रश्न 83 क्या है? नगरपालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है मेयर ने पार्षद, मेयर, कलेक्टर या अध्यक्ष? तो अध्यक्ष कहलाता है नगरपालिका कमेटी का जो प्रधान होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 84 है कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं ग्राम पंचायत के। अगले प्रश्न को देखते हैं। 85वां प्रश्न है, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत? तो ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा इसमें, न्याय पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 86 कि भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुमत की जीत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुमत या लोकप्रिय लोकतंत्र? तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा, बहुमत की जीत। बहुमत की जीत वाले ही भारत की संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? संविधान, जनता, सदन, संसद एवं राज्य विधानमंडल? तो जनता ही है जो कि राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 88 जो है, त्रिस्तरीय, जिसमें पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जमनालाल बजाज? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न को आप देखेंगे। प्रजातंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम कि बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है, किसका? अर्थशास्त्र का, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति विज्ञान का? जब संसद की बात है तो वो राजनीति विज्ञान का ही क्या करेगा? ज्ञान देगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति के नायक थे कौन थे? मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति के नायक थे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति में? तो राज्य की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है, जबकि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यकारी अध्यक्ष राज्य सरकार का राज्यपाल होता है और केंद्र में जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को? तो राष्ट्रपति को। तो त्यागपत्र उसी को देगा जो उसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या अटॉर्नी जनरल? तो गवर्नर या राज्यपाल को हटाने का, गवर्नर को नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उपराज्यपाल की नियुक्ति। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका 98, विधान परिषद का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, 5 वर्ष।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और 99वां प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे और 100वां प्रश्न है आपका, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है, बाद में उसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। प्रश्न 101 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। इसके बाद देखेंगे 102, प्रश्न नंबर क्या है? 102, राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। राजस्थान में 25 है लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 103 जो है कि प्रधानमंत्री है क्या है? राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र एवं शासन का प्रमुख है, शासन का प्रमुख है या ये सभी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल ये शासन का प्रमुख है। अगले प्रश्न को देखते हैं 104 जो प्रश्न है, संसद का निर्माण होता है किनसे होता है? ये प्रश्न ये रिपीट हो चुका है। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से संसद का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, ये प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया करने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो पीवी नरसिम्हा राव को। किसको? पीवी नरसिम्हा राव को ये श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 106, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता या दिल्ली में? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? तो तीनों अंगों का, भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रमुख होता है वो है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका 108 कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? 6%, 8%, 10% या 12%? तो इसमें ऑप्शन जो दिया है ये 8% जो है आदिवासियों की संख्या है। अगला प्रश्न है आपका कि सच्चर समिति ने किस समुदाय की स्थितियों का जायजा लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंदू, बी है मुस्लिम, सी है सिख और डी है ईसाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा, मुस्लिमों का। सच्चर समिति ने मुस्लिम समुदाय की स्थितियों का जायजा लिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों को केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो अनुसूचित जातियों की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 335 के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित किया गया है अनुसूचित जातियों के लिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो में 110 लगभग 110 प्रश्न हैं, पूरे के पूरे 110 प्रश्न। अगर यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो आप ज़रूर देखें, परीक्षा के पहले आपके बहुत काम का हो सकता है। धन्यवाद।